ठीक है। तो ये 7 जो हम अभी बताए, these are widely used. These 7 ranks are kingdom, phylum, class, order, genus, and species. 7. And in the biological classification, all these are taxonomic ranks. Okay. And these ranks are the relative level of a group of organisms. जैसे किसी ये क्लास है, तो दिस इज द रैंक above order but below phylum. ठीक है। तो रैंक इससे दिया गया कि रैंक से ऊपर कौन है, नीचे कौन है, एक रिलेटिव, उनको हम तुलना कर सकते, पता चलेगा ये हाँ ये हायर है, इसमें और ज्यादा, क्योंकि जितना हायर जाएंगे उतना उसमें डाइवर्सिटी होगी उन ऑर्गेनिजम्स में। जितना आप नीचे जाएंगे उतनी कम डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। स्पीसीज में भी बहुत डाइवर्सिटी है, सब स्पीसीज, सब स्पीसीज के अंदर भी आप देखोगे बहुत डाइवर्सिटी है। बाप बेटा में डाइवर्सिटी होता है, ये तो वही, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल। बहन भाई भी, सहोदर बहन भाई भी डिफरेंट होंगे, उनमें डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस ज्यादा होते जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जब हम एनिमल और प्लांट को किंगडम में ग्रुप करते हैं तो प्लांट तो पूरा अलग हुआ हो गया, एनिमल्स पूरा अलग हो गया, और डिफरेंस है दोनों में। तो सर प्लांट में बोलिए। सर प्लांट में फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं। हाँ, उसमें डिवीजन होता है। ठीक है, हेल्दी होता है। ठीक है ना, लेकिन किंगडम तो प्लांटी एनिमलिया है। ओके, फाइलम है उसमें डिवीजन प्लांटी में। सो you can say that these ranks are the relative levels, the group of organism in a taxonomic hierarchy. ये क्या हो गया, टैक्सोनोमिक हायरार्की है। Taxonomic hierarchy helps us in classifying an animal. आप कहिए, हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं यूजिंग टैक्सोनोमिक हायरार्की। और ज्यादा प्रिसाइज बोलिए, वी क्लासिफाई एनिमल्स यूजिंग the sequence of arrangement of taxonomic categories in descending order from higher to lower during classification of order, from higher to lower करते हैं। दिस इज क्लासिफिकेशन। लिख लेना सेंटेंस में अभी जो बोले, क्योंकि लंबा है और लिखवाते जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसको खत्म होने में 10 लेक्चर लग जाएगा इस 2 टॉपिक को। फिर आप कहोगे कि सर बहुत हो गया लेक्चर, क्योंकि क्या होता है डिटेल में थोड़ा बताना पड़ता है। तो हो गया ईच फाइलम। अब
इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेक्सोनोमिक रैंक जो है, क्या कहिएगा, ये रिलेटिव लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। इन टेक्सा को एक टेक्सोनोमिक हायरार्की में उनको अरेंज किया गया है, जिससे हमारा क्लासिफिकेशन हो जा रहा है एनिमल्स का। एक कोई रैंक जो है, उसके अंदर और भी कई सारे रैंक है, कैटेगरीज है, और वो कैटेगरी वो रैंक है और ज्यादा स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। ओके, और जैसे ये हो गया आपका जीनस एंड स्पीसीज, दीज टू रैंक्स आर बेसिक रैंक्स। Rank of any species and the description of its genus is basic, और इसी बेसिक रैंक्स को यूज करके, इन दोनों बेसिक रैंक्स को यूज करके हम उस एनिमल का बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नेम हम देते हैं। कौन देता है? इंटरनेशनल का एक संस्था है, नाम नोमेनक्लेचर की, समझ रहे बात को, क्योंकि आपके सिलेबस में नाम दिया होगा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर, हाँ नहीं, इंटरनेशनल ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये संस्था उसको नाम को एडॉप्ट करती है, जीनस और स्पीसीज। जिसने खोजा वो अपना नाम दे दिया, एक जीनस का नाम बना लो अपने हिसाब से, स्पीसीज का नाम बना लो, उस नाम को सबमिट कर दो ICZN में, क्योंकि आपने उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है। दे विल गिव यू दिस अप्रूवल, और आपका नाम हो जाएगा कि आपने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो इन बेसिक रैंक्स को यूज करते हैं। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. And these basic ranks are used to identify a particular organism. आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर के रैंक्स को स्पेसिफाई किया जाए, वो स्टडी बाद में होगी। अभी वो एनिमल मिला है, खोज हुआ है उसका, पता है आपको 10 मिलियन 1 करोड़ स्पीसीज तक हो सकते हैं इस धरती पर, लेकिन खोज कितनों की हुई है अभी तक, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स? 1.5 मिलियन। आपको जानकर एक हैरानी होगी कितने स्पीसीज विलुप्त हो जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। डेली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, एंड वी डोंट नो अबाउट देम, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ है। जैसे किसी स्पीसीज की स्थापना हुई, खोज हुई, उनका बेसिक रैंक आपने पहले तय कर लिया, क्योंकि ये कुछ नाम होगा, ये कुछ नाम होगा, टेढ़ा टेढ़ा, ओके, उस नाम से उसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि वो किस फैमिली, किस ऑर्डर, किस क्लास, किस किंगडम से बिलोंग करता है। आजादी रास्ता इंडिका, नीम का पेड़ है। मैग्निफेरा इंडिका, क्या है मैग्निफेरा इंडिका? Mango. आम है। मैंगो। राना टिगरीना क्या है? Frog. Frog. Frog.
फ्रॉग है, राना टिग्रीना। आप बताओ, इससे पता चल रहा है राना टिग्रीना प्लांट है कि एनिमल है, किस क्लास में है, ये मैमल है या है? सर जैसे कि हर जूलॉजिकल नेम में डबल क्यों रहता है, जैसे राना टिग्राना होमोसेपियंस, मतलब डबल रहता है, दो नेम होता है। हाँ, जैसे आपका नाम सिमरन निशा है ना, तो यस सर। सिमरन हो गया, एक निशा हो गया, तो ये नाम आपका स्पेसिफिक हो, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें दो नाम जुड़ा हुआ है। किसी भी, ये हमारा हमने नियम बनाया है। जैसे हम लोगों ने, घर वालों ने नियम बनाया नाम और सरनाम का, तो उसी तरह इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इस संस्था ने नियम बनाया कि पहले जीनस का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा। और ये दोनों बेसिक रैंक है। इन दोनों बेसिक रैंक, अभी बता तो वही तो रहे, बेसिक रैंक है ये दोनों, जीनस और स्पीसीज। तो जीनस से, इस बेसिक रैंक को यूज करके आपको ये पता लग जाएगा कि जीनस है। जैसे कोई, अब देखिए, होमोसेपियंस को ही लीजिए, तो होमोसेपियंस है, देखिए होमोसेपियंस ही हो ना। यस सर। होमोसेपियंस फिर है, तो आप कहोगे कि ह्यूमन का एक ही स्पीसीज है, डीजर ह्यूमन, ये ह्यूमन है, कॉमन नेम ह्यूमंस। ह्यूमन से एक बड़ा टेक्सा है, जिसको कहते हैं, जिसका नाम है होमिनिन। इस होमिनिन का एक भाई है, जिस टेक्सा, मतलब उसके पैरेलल में टेक्सा है, जिसका नाम है पानिनी। नहीं सॉरी, पानिनी तो पानिनी यहाँ पर है, इस होमिनिन से नीचे। एक्चुअली दो टर्म है, ग्रेट एप्स जो थे होमिनिन थे, उसके बाद होमिनिनी है, होमिनिनी। तो इसमें हम कंफ्यूज हो गए, फिर बताओ अभी। चलो इससे आप समझो कि ह्यूमंस के ये होमिनिन्स है। हाँ, ह्यूमंस और होमिनिन्स, ये तो श्योर है, होमिनिन्स में और भी है। अब देखिए, ह्यूमंस ही कोई अकेला स्पीसीज नहीं है होमिनिन का। समझे? अगर आप देखें तो सिर्फ एक ह्यूमन स्पीसीज, इसमें कहाँ डाइवर्सिटी है। प्राइमेट्स में, या इससे ऊपर चले जाइए आप, होमिनिन जो है वो किसका किसका किस बिगर टेक्सा का ग्रुप है, लोअर कैटेगरी है आपका, एप्स का। एप्स, एप्स किसका है, दे आर बिलोंगिंग, दे आर फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। एप्स का, अब ओल्ड वर्ल्ड मंकी से सिर्फ एप्स ही थोड़े निकला, यहाँ से निकला आपका ओरंगुटान। एक ओरंगुटान होता है, नाम सुने हो। एक होता है गिबॉन, ओरंगुटान, गिबॉन, एप्स। फिर ये ग्रेट एप्स, ग्रेट एप्स का एक और ब्रांच निकला, तो ये हो गया पानिनी में गया चिंपैंजी, और एक होमिनिनी, होमोजीनस। हाँ, यहाँ जीनस के लेवल पर अलग है, होमोजीनस और पानिनी जीनस। पानिनी जीनस में चिंपांजी है, होमोजीनस में, उसके पहले, उस टेक्सा के पहले होमो और पानिनी एक से ही बिलोंग करते हैं, जो कि एप्स। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्स बिलोंग करता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी से। ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ओरंगुटान और गिबॉन भी है, इसका अलग लिनियज। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का भाई है न्यू वर्ल्ड मंकी।
इसका फिर अपना अलग लिनिएज है। हम लोगों का इवोल्यूशन ओल्ड वर्ल्ड मंकी से हुआ है इन अफ्रीका। ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी के एंसेस्टर जो थे वो आपके प्राइमेट्स हैं, अर्ली प्राइमेट्स। प्राइमेट क्या है? ऑर्डर है किसका? मैमिलिया का। ओके, मैमिलिया का ऑर्डर है, लेकिन इस मैमिलिया क्लास और प्राइमेट ऑर्डर के बीच में आपका सब ऑर्डर सब क्लास है। ठीक है, सब क्लास क्या है आपका? यूथेरिया। यूथेरिया इज इंफ्रा क्लास। यूथेरिया बिलोंग टू सब क्लास थीरिया। यूथेरिया, मेटाथीरिया, ये हो गया प्लासेंटल। मेटाथीरिया हो गया हाउस वाले। ओके, प्रोटोथीरिया तो गया। तो ये इस तरह से है। देखिए ये इतना हम डाइवर्सिफाइड हो गए। तो अब आप देखिए कि ये होमोसेपियंस स्पीसीज के अलावा होमिनिन्स के अदर स्पीसीज जो है वो आए, और इसी से हम लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्ट्री है। तो इसमें आपको पाएंगे होमो एरगेस्टर, होमो निएंडरथेल्स, निएंडरथैलिस, देख लेना स्पेलिंग। एक है होमो फ्लोरेंसिस, होमो इरेक्टस, तो अभी तक 9 स्पीसीज की मिलती जुलती, एक साइबेरिया वाला उसका नाम भूल रहे हैं, 9 स्पीसीज की खोज हुई ह्यूमन से रिलेटेड अभी तक। और भी स्पीसीज हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इनके फॉसिल्स जो हैं मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग जब विलुप्त हुए उस समय बहुत लड़ाइयाँ चलती थी। रिसेंटली विलुप्त हुआ आपको डायनासोर का फॉसिल मिल जाता है। ये लोग तो अभी 1 लाख 2 लाख साल पहले था। इवन लास्ट निएंडरथल जो था वो धरती पर सबसे लास्ट में निएंडरथल मैन एक्सटिंक्ट हुआ, ये 25,000 साल पहले तक था धरती पर। होमो इरेक्टस 50,000 साल पहले तक था। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? होमो फ्लोरेंसिस, ये बौने कद के ह्यूमंस थे। होमो इरेक्टस, ये बहुत बड़े बड़े दैत्याकार तरह के थे। होमो निएंडरथल्स, ये इनका बॉडी बहुत चौड़ा होता था, हाथ पैर बहुत मोटा, बॉडी चौड़ा। इनका ब्रेन का साइज भी उस समय के जो काउंटर पार्ट थे होमो इरेक्टस उनसे ज्यादा था, होमो निएंडरथल्स का। होमो सेपियंस होमो इरेक्टस से आया, इवॉल्व होकर। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से ही होमो फ्लोरेंसिस आए होंगे। इसका कोई भी एविडेंस नहीं, इसका लीनिएज कहाँ है। होमो इरेक्टस से ही होमो निएंडरथल्स भी इवॉल्व हुए। इस सब में ह्यूमन माइग्रेशन का बहुत रोल है कि अफ्रीका से कैसे चला आदमी। अफ्रीका में जब होमो इरेक्टस इवॉल्व, छोटा बता, होमो इरेक्टस इवॉल्व हुआ ये, तो वहां से चला ये 3 लाख साल पहले। यानी अगर 20 इयर्स भी जनरेशन टाइम एवरेज लेके चलो तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 हो गया 30,000, यानी 15,000 फादर्स पहले, अभी से पहले आपके फादर के फादर के फादर के फादर, 15,000 fathers back your ancestors were Homo erectus living in Africa। फिर वहां से 3 लाख साल पहले ये माइग्रेशन हुआ होमो इरेक्टस का। बहुत आराम से शांति से वहां पर रह रहे थे, फल फ्रूट खा रहे थे, लेकिन उनको दिक्कत हो गई वहां अफ्रीका में। वो रह रहे थे कहाँ पर? आपका कीनिया, तंजानिया और ये सभी नहीं, कीनिया में नहीं,
हाँ, सब सहारन अफ्रीका ही था। कीनिया में, तंजानिया में, फिर इसके माइग्रेट किए साउथवर्ड। तो इनके एंसेस्टर आपका वहाँ पर एक कंट्री है, पहले सोमालिया का हिस्सा था, अभी फॉरगेटिंग द नेम, ई से नाम है, ई से मैप में देख लेते हैं। इथोपिया, जैसे इथोपिया। तो वहां पर उसी रीजन में देवर थ्राइविंग, और वहीं कंदमूल खाते थे। और दुनिया में बाकी हिस्सों में सब अलग अलग स्पीसीज डेवलप हो रहे हैं, होते थे। क्योंकि दुनिया बड़ी है, एक लोकेशन में एक स्पीसीज इवॉल्व हुआ, अब वो सब जगह फैलेगा, माइग्रेट होगा, तब तो वो पूरी दुनिया में हो जाएगा। यही कहानी मंकी के साथ हुई। मंकी जो थे अफ्रीका में इवॉल्व हुए, हम लोग यहाँ अफ्रीका में थे। इसी ओल्ड वर्ल्ड मंकी से इसी अफ्रीका में होमो इरेक्टस के पहले आपके बाइपेडलिज्म डेवलप हुआ, उसके पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे, ठीक है, और इससे डेवलप हुए ओल्ड वर्ल्ड मंकी से। लेकिन ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी तब बना जब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दोनों ज्वाइंट था। तो मंकी का पॉपुलेशन एक ही था, इधर का बंदर उधर उछल के एक ही लैंड था, सब उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हो की वजह से, जब ये दोनों अलग हो गए, बीच में अटलांटिक ओशियन आ गया, तो मंकी का पॉपुलेशन अलग अलग हो गया। साउथ अफ्रीका में अमेरिका में जो मंकी, क्योंकि जमीन का टुकड़ा कट गया, ये अफ्रीका और आपका ये लैटिन अमेरिका, समझो दोनों अलग हुआ, बीच में अटलांटिक ओशियन है। ये हिस्सा जो था इसका यहाँ पर फिट था, ये वाला मुंडी। ये अलग जब हुआ तो यहाँ पर जो मंकी थे, जो पॉपुलेशन था, वो डिवाइड हो गया। ये कहलाए इनको भी, ये साइंटिस्ट सब जो थे अमेरिका के थे, वो अपने आप को न्यू वर्ल्ड कहते थे। तो नई दुनिया है और नई खोज हुई है इस लैंड की, तो इसलिए न्यू वर्ल्ड, इसलिए वेस्टर्न। और अफ्रीका को बोला ओल्ड वर्ल्ड, उसी आधार पर नाम हो गया ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकीज का कहानी दूसरा हो गया, दूसरा लिनियज में चला गया। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का इवोल्यूशन दूसरे लाइन की तरफ चला गया, जियोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से। Then old world monkeys further evolved into these orangutan, gibbon, apes, apes से फिर हम hominins, these hominins, उसके बाद ancestors of these hominins, ये सब evolve, ठीक है। तो यहाँ पर खाने का दिक्कत नहीं हुआ, खुद माइग्रेट नहीं किया, ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे होते होते होते, तो पहले तो थोड़ा अलग हुआ, तो कुछ बंदर तैर के इधर उधर पार करते थे, फिर और होते गया करोड़ों साल की प्रक्रिया के द्वारा ये अब हजारों किलोमीटर अलग हो गए। अब बंदर तैर के नहीं जा सकता, दोनों पॉपुलेशन सेपरेट हो गया, दोनों आपस में अब इस दोनों ग्रुप का आपस में मेटिंग नहीं हो सकता था। तो ये आपस में मेटिंग करेंगे, ये आपस में करेंगे, ये धीरे धीरे डिफरेंट स्पीसीज के रूप में इवॉल्व हो गए, ये डिफरेंट स्पीसीज। और तो ये बंदर न्यू वर्ल्ड मंकी आप देखना गूगल में, डिफरेंट तरह के लगेंगे, ये डिफरेंट तरह के, और स्पीसीज अलग हो गए। फिर इनका इवोल्यूशन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का इधर गया, यहाँ पर वो सिलेक्शन प्रेशर को वर्क नहीं हुआ, इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पर न्यू वर्ल्ड मंकी से नहीं हुआ। और न्यू वर्ल्ड मंकीज भी बहुत कम है, इनमें डाइवर्सिटी, उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में। और ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है पूरी दुनिया में फैले, फिर एक्सेप्ट अमेरिका। यूरोप का बंदर भी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है, एशिया का बंदर भी ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ओरिएंटल कंट्री, जापान, ये सब, चाइना, ये सब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है। इनसे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज इवोल्यूशन हुआ, गिबन, ओरेंगुटान, फिर ये 9 स्पीसीज, और भी स्पीसीज हो सकते हैं, मिलेगा तो। ये ह्यूमन के स्पीसीज है, रिलेटेड ह्यूमन स्पीसीज। होमो इरेक्टस के रूप में जब डेवलप हुआ 3 लाख साल पहले, तो सबसे पहले होमो इरेक्टस यहाँ से निकला। और क्यों निकला, इसको दिक्कत क्या हुई कि उस समय तक यहाँ पर हिमालय बन चुका था पूरी तरीके से,
और हिमालय की वजह से यहाँ पर जो है, हिमालय का भी कहानी अलग है, 15 करोड़ साल पहले कैसे अलग हुआ, टूटा, फिर यहाँ ज्वाइंट हुआ, क्योंकि नीचे से जो आ रहा था हिमालय, हमारा सब इंडियन प्लेट, उसका जो नीचे बॉटम था वो हार्ड था, नहीं सॉफ्ट था, क्योंकि पूरा ओशियन के नीचे का प्लेट को घसीटते हुए जा रहा है उत्तर की तरफ, तो उसके नीचे के जो सेडिमेंट्स थे, उन सेडिमेंट्स, अब यहाँ पर कुछ ऐसे जा रहा हो, इस पर फिसल रहा हो, इनके इनके जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को लेते हुए आगे जा रहा है और यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो ये क्रस्ट सॉफ्ट है, यूरेशियन प्लेट का क्रस्ट ठीक है। तो इस सॉफ्ट क्रस्ट को, कोई मुलायम चीज को हार्ड चीज में टकराएगा तो मुलायम चीज ऊपर चला जाएगा, तो यही हुआ, सॉफ्ट क्रस्ट ऊपर आ गया, हार्ड क्रस्ट इसको रोक दिया, तो ये प्लेट जो इंडियन प्लेट जो अब इसके एट प्रेजेंट इट इज गोइंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, और जो सॉफ्ट क्रस्ट ढकेलते हुए आया था जैसे 6000 किलोमीटर से, हर साल 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कभी इसका रेट फास्ट हो जाए कभी रेट स्लो हो जाए, बहुत ही फास्ट मूव हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये था अंटार्कटिका के पास और ये 6000 किलोमीटर चलते हुए यहाँ पर आ गया। पहले रेट स्लो था, लेकिन जैसे ही मेडागास्कर टूट के अलग हुआ, यहाँ पर जब पहुंचा था तब दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर टूटा, इंडियन प्लेट मेडागास्कर से जैसे अलग हुआ, इसका रेट फास्ट हो गया और तेजी से ऊपर भागा, और जैसे टकराया यहाँ तो हिमालय पर्वत का यहाँ पर विकास हो गया। हिमालय पर्वत का विकास होने से धीरे, पहले तो छोटा पर्वत था, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ते गई, इसने क्लाइमेट पर असर डालना शुरू कर दिया। पहले का क्लाइमेट मानसून की बारिश जो थी, यहाँ पर तो टेथिस सागर था, एशिया था ही नहीं उस समय, तो मानसून पड़ता था अफ्रीका में बारिश। अब हिमालय की बनने की वजह से मानसून का परिवर्तन चक्र उल्टा हुआ, बदला, मानसून अब पड़ने लगी जब हिमालय की हाइट 1000 मीटर के ऊपर पहुंच गई, तब धीरे धीरे चेंज होते गया, तेज होते गया, तो यहाँ डेजर्टिफिकेशन स्टार्टेड इन अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान बनना शुरू हुआ। हिमालय का विकास, सहारा का रेगिस्तान का निर्माण, दोनों एक से संबंधित प्रक्रिया है, और हिमालय का विकास, सहारा रेगिस्तान का निर्माण, और हम लोगों के अंदर बायपेडलिज्म, तो बंदर 4 पैर पर चलते थे लेकिन हम लोग 2 पैर पर चलते हैं, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, इसको डेवलप होने में 70 लाख साल लगा, 2 पैर पर चलने की कला का विकास होना, ठीक है। होमो इरेक्टस जो थे ये कंप्लीटली बाइपेडल हो चुके थे, सीख चुके थे ये पैर पर चलना पूरी तरीके से, लंबी दूरी तक या 2 पैरों पर चल सकते थे। तो 2 पैरों पर चलने का प्रेशर कहाँ से आया कि 2 पैर पर चलो, 2 पैर पर चलने का प्रेशर यहाँ से आया कि हिमालय जैसे जैसे बढ़ा, यहाँ वेजिटेशन कम होते गया, पहले लस ग्रीन था, पेड़ पर ही फल फ्रूट, बगल में जंगल, एक पेड़ पर खत्म हो गया दूसरा बगल का पेड़ पर मिल जाएगा, ये लेथार्जी थे, इनको अपने पैर पर रहते थे प्राइमेट्स, इनको उतरने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं थी, और एबोरियल थे, यानी इनकी हैबिटेट जो थी पैरों पर ही थी, एबोरियल पैर पर रहते थे। पैर कम हुए तो पैरों के बीच में डिस्टेंस कम हुआ, डेजर्टिफिकेशन शुरू हुआ हिमालय की वजह से। तो आप समझिए हिमालय का बनना थैंक्स टू हिमालय कि हम 2 पैर पर चल रहे हैं, हिमालय से बना, पैर कम हुआ यहाँ तो ये 2 पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, तो अब बंदर को थोड़ा ज्यादा छलांग मारना पड़ेगा, या हो सकता है पैर से नीचे उतर करके दूसरा पैर पर जाने के लिए कुछ दूर तक उसको पैदल चलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पैर कम होते गए, पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते गया, वो पैदल चलते गए, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, और 4 पैरों के अलावा 2 पैरों पर चलने की वजह क्योंकि खाना कम हो गया तो इनको एनर्जी भी सेव करना था, एक मेटाबॉलिक प्रेशर भी था, तो 2 पैरों पर चलना 4 पैरों पर चलने के बराबर कम एनर्जी खर्च करता है, तो वो भी सेलेक्ट हो गया। प्लस मैग्नम फोरामेन का डिसलोकेशन, मैग्नम फोरामेन होता है स्कल के नीचे में एक छेद जिससे रीढ़ की आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, बंदरों में ये मैग्नम फोरामेन मुंडी के ऊपर होता है, पीछे ऊपर रहेगा तो उसको सामने देखने के लिए झुकना पड़ेगा,
मैग्नम फोरामेन जब नीचे आ गया टू द बेस ऑफ द स्कल, धीरे धीरे इसमें 3 लाख साल लगा मैग्नम फोरामेन को ऊपर से नीचे आने में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो नीचे आते गया। होमो इरेक्टस तक मैग्नम फोरामेन बेस में आ गया तो बॉडी स्ट्रेट अब कर सकता है, कर लिया, और 2 पैरों पर चलने की कला भी इन्होंने विकसित कर ली। साथ ही साथ होमो इरेक्टस के पास वो फुल्ली अपोजेबल थंब भी आ गए। फुल्ली अपोजेबल थंब आने से अब जैसे अभी हम जो लिख रहे हैं ये फुल्ली अपोजेबल थंब की वजह से लिख रहे हैं। कला का विकास फिर हो सकता था, फिर टूल्स बना सकते थे, चित्रकारी कर सकते थे फुल्ली अपोजेबल थंब आने की वजह से। कहने का मतलब होमो इरेक्टस जो है वो इसका ब्रेन का साइज 900 था क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसमें जो ब्रेन साइज इसलिए डेवलप हुआ इतना क्योंकि इसके जो एंसेस्टर थे उनका 600 था ब्रेन का साइज। ब्रेन के साइज, ब्रेन का डेवलपमेंट में टूल्स का बहुत बड़ा योगदान है कि तरह तरह के टूल्स बनाने के लिए इन्हें इन एनिमल्स को जुगाड़ करना पड़ता था हथियार बनाने के लिए। तो मेन काम था शिकार हो करना और शिकारी से बचना इनको अपने सर्वाइवल के लिए। तो पत्थर के अलग अलग तरह के टूल, नुकीले, काटने वाले, फाड़ने वाले, हथौड़ी मारने वाले, इस तरह के दिमाग लगा लगा के इन्होंने अलग अलग तरह के टूल का इन्होंने विकास किया। और उस टूल बनाना इनका प्रमुख काम होता था, पत्थर से बनाते बनाते और उसमें दिमाग लगाते लगाते इनका दिमाग का डेवलपमेंट हुआ। किस तरह से हम टूल बनाए तो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक हो। तो ये टूल बनाने वाला देखो एक था, स्पीसीज भूल गए नाम, उसका था 600 साइज। वो बनाते बनाते हो गया होमो इरेक्टस, बाइपेडलिज्म भी डेवलप हो गया, बॉडी भी स्ट्रेट हो गया, पेडल भी हो गया। साथ ही क्योंकि टूल बनाने की जो कला है वो हमको पहले वाले यानी इनके भी पहले जो एंसेस्टर्स है उनमें हमको देखने को मिलती है आज भी। ओरंगुटान जो है वो अपने जीभ, एक लकड़ी का डंडी उठाएगा, अपने जीभ में सटाएगा और मधुमक्खी या दीमक के बांदी में घुसा देगा और उसमें चिपक जाती है वो, और उसको निकाल करके अब फिर खा लेता है। लाइक वो अपना जैसे क्या चॉपस्टिक है उसका। तो ये दिमाग है, उसको टूल है, वो लकड़ी का डंडा। ओरंगुटान भी टूल को यूज कर रहा है, इवन चिंपांजी भी टूल्स को यूज करते हैं। अगर कांटा बिछा दो मैदान में, चिंपांजी को छोड़ दो और जाने के लिए उसको जगह नहीं है, एक ही रास्ता जिस पर कांटा बिछा हुआ है, यहीं से वो गुजर सकता है। वो क्या करेगा, और बगल में अगर सूखा पत्ता आप रख दो तो क्या करेगा, सूखा पत्ता उठा के लाएगा, कांटा पर रखेगा, एक पैर रखेगा, फिर दूसरा सूखा पत्ता लाएगा, फिर रखेगा कांटा पर। इससे बहुत सारा सूखा पत्ता ला ला के वो कांटा पर रख के क्रॉस करेगा। वो भी टूल बनाने जानता है। तो हमारे जब ये भी इसके एंसेस्टर्स भी जानते थे तो ये भी जानते थे। हालांकि हमारे पास उसका एविडेंस उतना नहीं, क्योंकि इस तरह का लकड़ी का डंडा या किसी पेड़ का पत्ता का फॉसिल प्रिजर्व रहना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पत्थर के जो टूल्स उन्होंने बनाए वो हमारे पास मिल गए हमें, और उन टूल्स की वजह से इनका दिमाग बढ़ते गया। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, आज आपका पास दिमाग है 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रेन का। होमो इरेक्टस को खाना का कमी हुआ जिसके वजह से चलना सीखे, चलते चलते ये बाइपेडलिज्म डेवलप हो गया, और थैंक्स टू हिमालयस फॉर दैट। और आपका यहाँ डेजर्टिफिकेशन हो गया, मानसून का चक्र बदल गया, यहाँ चले गए, अब इनको खाना ढूंढना है। बाइपेडलिज्म तो डेवलप हो गया, अब और डेजर्ट भी हो गया, अब खाना है नहीं कंप्लीट। धीरे धीरे हुआ, एक स्विच ऑन स्विच ऑफ इवेंट तो है नहीं, धीरे धीरे लाखों साल में ही हुआ। धीरे धीरे अब खाना है नहीं तो अब ये इनको जाने की जरूरत पड़ेगी, इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर भोजन की तलाश में। तो यहाँ से होमो इरेक्टस जो थे सिर्फ यहीं पर थे, वो निकल के गए अफ्रीका से, और अफ्रीका के अंदर भी इनका माइग्रेशन हुआ और डायरेक्शन 3 लाख साल पर। और ये जब माइग्रेट किए यहाँ से तो ये होमो इरेक्टस के रूप में थे, तो ये होमो इरेक्टस ही माइग्रेट किया। एक लिंक ग्रुप जो था इसका चला गया टुवार्ड्स दिस ओशियनिया रिवर को, सॉरी समुद्र को क्रॉस किया। समुद्र को क्रॉस करने के बाद सऊदी अरेबिया, फिर इस तरह से डेजर्ट होते हुए एशिया में घुसा, इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद फिर ये बहुत साहसी थे, समुद्र क्रॉस कर जाते थे। इंडिया में आकर के फिर ये समुद्र को क्रॉस किए। जब इंडिया में ये बस गए,
यही आज के हमारे आदिवासी हैं। और जो ये सऊदी अरेबिया में गए या इस तरफ वो जो ब्लैक लोग हैं, ये सब पॉकेट्स में है, वो सब वो हमारे ये प्रिमिटिव लोग हैं, होमो इरेक्टस। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दे आर नॉट दैट, उस समय नहीं हुआ था, ये सेकेंड माइग्रेशन में हुआ था। पहला माइग्रेशन में ये सब जगह गए पूरे वर्ल्ड में, यहाँ से निकले होमो इरेक्टस, जहां जहां इनको रास्ता मिला ये सब जगह जाते चले गए। एशिया में आ गए, फिर आपके चाइना चले गए, रसिया साइबेरिया रीजन में चले गया, यूरोप में चला गया, फिर अफ्रीका में भी ये थोड़ा साउथ वर्ल्ड चले गए कुछ लोग। इनको तो क्या पता कंट्री किधर है, कॉन्टिनेंट किधर, जिधर इनको जगह मिला वहां वहां ये गए। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। फिर 3 लाख साल पहले तो जहां जहां ये गए और वहीं जाकर के बस गए होमो इरेक्टस। कोई वहां पर इनको कंपटीशन करने के लिए कोई दूसरा स्पीसीज नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया में सर नहीं पहुंचा? क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंचा सर? सब जगह पहुंचा, बता रहे हैं सर। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, अभी उसका एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि ये 15 स्पीसीज जब मिलते जा रहे हैं, ये 9 स्पीसीज ये अलग अलग रीजन में मिले हैं। जैसे होमो इरेक्टस मिला इंडिया में, इंडोनेशिया में। हो सकता है रामायण महाभारत में जो दैत्य होते थे वो होमो इरेक्टस। फ्लोरेंसिस मिला फिलीपींस में, बौने कद के। निएंडरथल्स मिला है फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोप में। एरगेस्टर अफ्रीका में। तो जिस रीजन में जो मिले, अब ये होमो इरेक्टस जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, माइग्रेट किए 3 लाख साल से तक, फिर 2 लाख साल वो वहां पर रहे खूब बढ़िया से, उनकी सभ्यता विकसित हुई, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, ये सब, उनका रहन सहन, ये सब था। और 2 लाख साल तक, यानी अभी से लेकर 1 लाख साल तक सब ठीक चल रहा था। 2 लाख साल, अब सोचिए ये ज्यादा टाइम तक रहे हैं, समझे? 1 लाख साल तो अभी कम ही टाइम हुआ। इनमें से जो होमो इरेक्टस माइग्रेट कर गए थे अफ्रीका में, साउदर्न रीजन में थोड़ा, और वहां पर फिर खाना का दिक्कत हो गया इनको, ऐसा माना जाता है, या शिकारियों के वजह से, ये भी थ्योरी है। इनको ये प्लेस पसंद ना आया, सोचा फिर चले। अब तक ये होमो इरेक्टस डेवलप हो गए थे होमो सेपियंस में। 2 लाख साल के इवोल्यूशन में, 3 लाख साल से 1 लाख साल तक में होमो इरेक्टस बन गया होमो सेपियंस, 2 लाख साल में इवोल्व होते होते। और इन 2 लाख सालों में ये अलग अलग रीजन में जो पहले माइग्रेट किए थे 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, वो डेवलप हो गए इन सब स्पीसीज में। यूरोप में हो गया निएंडरथल्स, फिलीपींस में फ्लोरेंसिस, इंडिया में इरेक्टस, इंडोनेशिया में भी इरेक्टस। इस तरह से जिस भी रीजन में 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस गया, तो क्योंकि सब रीजन अलग अलग है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज के रूप में डेवलप हो गए, इवॉल्व हो गए 1 लाख साल पहले। तो होमो सेपियंस की उत्पत्ति इस समय है, यानी 5000 फादर्स बैक यू वेर होमो सेपियंस।